तो आज हम खड़े हैं कुंडा विधानसभा के कुंडा कस्बे में। आज जानते हैं यहाँ के लोगों से राय। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में लोगों की अपनी अपनी धारणाएं बदलती जा रही हैं, उनके विचार अलग अलग होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आज कुंडा के कुछ समाज सेवियों से बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका कि बीजेपी की जो रणनीति है धर्म को लेकर राजनीति करती है, तो बीजेपी कहां तक सफल हो पाएगी इस मामले में? भैया धार्मिक से हमको मतलब नहीं है, हमको तो विकास से मतलब है जी। मतलब हमको देश आगे जाए, ना ही कि पीछे आए जी। हमको विकास से मतलब है। बाकी अब ये लोग है, ये लोग को ही पता है, जितने यहाँ है युवा पीढ़ी, उनको भी पता है कि मतलब महंगाई से युवा पीछे आ रहा है कि देश पीछे जा रहा है। मतलब पूरी कहानी तो देश पे ही नीतियों के खिलाफ है जी। गुड्डू भाई, आपकी क्या राय है इस मामले में? सर, किस बात पे आप जानकारी चाहते हैं? ये बीजेपी की जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति लेकर चलती है। देखिए, धार्मिक राजनीति जो भी करना है, सरासर गलत है जी। देश को जो है आगे बढ़ाने की रणनीति होनी चाहिए, देश की बेरोजगारी दूर करने की रणनीति होनी चाहिए जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे और हमारे अंदर, सबके अंदर भाईचारा रहे, हमारा देश एक होके चले। वकील साहब, आपकी क्या राय है इस सवाल के बारे में? ये धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो बहुत ही बेकार शब्द है। धार्मिक धर्म को लेकर अगर कोई मजहब को लेकर, संप्रदाय को लेकर राजनीति करता है तो उस राजनीति को उसे त्याग करना चाहिए। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर होनी चाहिए। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य वर्धक दवाओं मिले, उनको अच्छी से ट्रीटमेंट मिले, शिक्षा अच्छी से अच्छी हो। जिस तरह आज हम देखते हैं, हम भारत के एक छोटे से देश, केंद्र शासित राज्य को देखेंगे, दिल्ली, जहां का एक सरकारी स्कूल एक मॉडर्न स्कूल बन चुका है। और आज की जो व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में है कि कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता, जबकि सब चाहते हैं कि मुझे नौकरी सरकारी मिले, हॉस्पिटल और शिक्षा प्राइवेट मिले। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में वो चीज है जो लोगों को नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से। शिक्षा अच्छी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, बिजली की समस्याएं जो काफी किसानों को है उन्हें मिल नहीं रही है, उनकी फसल बेकार हो रही है, अच्छी बिजली मिले और धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वसीम भाई, आपका क्या कहना है इस मामले में? धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति होनी चाहिए मगर देश हित में, धर्म पे नहीं जी। एक प्रश्न और रहेगा आप लोगों से। देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, क्या इस विधानसभा चुनाव में उसका असर रहेगा? बिल्कुल असर रहेगा। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है जी। मतलब आप बीजेपी सरकार द्वारा जो महंगाई आई है वो बीजेपी सरकार, बिल्कुल। वकील साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में दरअसल महंगाई कोई भी सरकार रोक नहीं सकती जी। महंगाई जो है वो अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती है कि हम किस क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। महंगाई अगर पिछली सरकारों को देखी जाए तो वो भी महंगी ही थी। उस वक्त जो महंगाई को लेकर हुआ था कि कौन सी चीजें महंगी हैं और कौन सस्ती है, वो जमाना दूसरा था। हम 80 के दशक में जी रहे थे तो अर्थव्यवस्था 80 के दशक से थी। आज जब हम 22वीं सदी में आ रहे हैं, 20वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज की महंगाई उस वक्त की महंगाई के बराबर ही है। महंगाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, महंगाई के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर आदमी के पास रोजगार है तो महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। दूसरी चीज, सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं व्यापारी होने के नाते एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने रणनीति अपनाई है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो इससे जो भी गरीब तबके का छोटा दुकानदार है, किसी भी प्रकार का है, तो आज जो है भुखमरी के कगार पे आ चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को कि ऑनलाइन जो है ये बंद होना चाहिए। ऑनलाइन सुविधा सिर्फ और सिर्फ अपाहिजों के लिए होनी चाहिए, ना कि जो पैर से चल फिर सकता है, सब मतलब दुकानों पे जा सकता है, सामान खरीद सकता है, दुकानों की रौनक खत्म हो जा रही है। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे पप्पू भाई बढ़ती हुई महंगाई के बारे में?
बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहें, यही जो गुड्डू भाई बोले जी कि ऑनलाइन सुविधा से छोटे व्यापार, जो छोटे तबका के लोग हैं वो खत्म हो रहे हैं। जी जो इनकी सुविधा है वो रोड से है। जी ऑनलाइन सुविधा जो है आ गई तो घर बैठे आदमी मंगा लेता है, तो मार्केट में लोग जाएंगे नहीं तो गरीबों का पेट कैसे भरेगा। छोटे व्यापारी नुकसान उठा रहे हैं। अगला सवाल फरहान भाई आपसे रहेगा, कानून व्यवस्था में योगी, माया और अखिलेश में से किसका कानून सबसे बेहतर मिला आपको? सबसे अच्छा बेहतर कानून तो जो है मायावती के दौर का था। जी, तो आप मायावती के कानून, योगी के सरकार के कानूनों से आप असंतुष्ट हैं? नहीं, योगी के कानून से जो है बस ये जो दोहरीकरण हो रहे हैं इसी से थोड़ा सा लोगों में क्रोध है और नाराजगी है, अविश्वास उत्पन्न। जी जी वसीम भाई आप क्या कहेंगे? मायावती योगी जी का कानून सेम ही है। अच्छा, दोनों का कानून एक ही है? दोनों का कानून एक ही है। अच्छा जी। उस टाइम में भी माफिया अंदर थे और इस टाइम में भी माफिया अंदर ही है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कानून व्यवस्था से संतुष्ट है। बाकी और मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से हम संतुष्ट नहीं है भाजपा से। जी जी। वकील साहब आप क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का पहला कार्यकाल शायद उत्तर प्रदेश में पहला कार्यकाल था जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मजबूत था। उसके बाद फिर जो भी सरकारें आई, किसी ने कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त आज तक नहीं रखा। जी, आप क्या कहेंगे गुड्डू भाई? देखिए, मेरा कहना है कि राजनीति में विरोध नहीं होना चाहिए और जो भी अगर कानून व्यवस्था को अपने आड़े लेके अगर किसी से अपनी मतलब खुद की दुश्मनी निभा रहा है, अगर उसकी आड़ में, राजनीति की आड़ में, तो ये गलत है। बाकी कानून व्यवस्था योगी सरकार में बहुत अच्छी है, मैं संतुष्ट हूँ इससे। एक सवाल और रहेगा आप लोगों से, कोरोना महामारी में जो मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया गया था, आप उस कोरोना मैनेजमेंट से संतुष्ट हैं? या जिस तरह से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, कई लोगों के मरने का सिलसिला जारी था, उन सब चीजों का भी योगी सरकार के चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, ये तो मुद्दा है जी, क्योंकि कोरोना काल में कितने गरीब लोग बेरोजगार हुए हैं और आज तक बेरोजगारी का आलम चल रहा है। जब भी कुछ सुधरने का नाम लेता है, थोड़े से हालात सुधरते हैं, फिर से एक नया जो है वायरल आ जाता है और लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। तो कोरोना ने तो बहुत ही लोगों को परेशान किया और सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई। जी, सरकार की सफलता रही इसमें, असफल रही सरकार इसको रोक पाने में। जी, वकील साहब आप ये बताएं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का फैसला आया था, क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत इनको फायदा मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया वो भाजपा के शासन काल में आया। अच्छा। तो काफी जनता ये समझ रही है कि मंदिर जो बनी है वो भाजपा की बनाई हुई है, जबकि जनता को ये समझना चाहिए कि पहले राम आए हैं तब भाजपा आई है और भाजपा घूम घूम के कहती है कि राम को हम लाए हैं। तो ये इनकी ये कहां से सच्चाई है, कितना सच्ची राजनीतिक है, इनको तो जनता को समझना चाहिए ना। जी जी, कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पहले आए या भाजपा आई। जब भाजपा ने राम को लाई ये शब्द कहते हैं तो सम्मान को ठेस पहुंचती है। वसीम भाई आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, हमने सबको मकान दिया और सबके लिए राशन की व्यवस्था की, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब सरकार द्वारा कोई नीति चलाई जाएगी तो उसके अधीन तो कोई भी आएगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या दलित हो या बैकवर्ड हो, तो ये कोई भाजपा का एजेंडा नहीं है, ये तो अपने संविधान में ही है। तो भाई जब संविधान के तहत सरकार चलेगी तो हम मुस्लिम हो या हिंदू हो या दलित हो या बैकवर्ड हो, उस दायरे में तो हम सब लोग आएंगे ना। ये कोई भाजपा का अपना मूल मत नहीं है। अच्छा फरहान भाई आप ये बताएं कि अब जिस तरह से बेहतर प्रत्याशी के रूप में कुंडा से कई चेहरे सामने आ रहे हैं, उनमें से आप किसे सबसे बेहतर मानते हैं चुनाव? माननीय राजा भैया। तो आप राजा भैया के मतलब उन्हीं को वोट करना चाहेंगे? बिल्कुल हम करना चाहेंगे और उनका हम प्रचार करते हैं। अच्छा, उनके हम समर्थक हैं। तो इस समय समाजवादी, हम आते हैं एक छोटे से गांव से और माननीय जी से जब दिल करता है, रात में दिन में जब हमको जरूरत पड़ती है, समय देते हैं, हम जाके उनसे मिलते हैं। हमें किसी टाइम लेने की जरूरत नहीं होती है कि 10 दिन बाद आइए, आप 5 दिन बाद आइए, आपके विधायक जी मिलेंगे। हमारे विधायक जी 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, तो हम किसे चुनेंगे आप ही बताइए। सही। हाँ,
तो दोस्तों ये थी कुंडा के व्यापारियों की राय और कुछ ऐसे लोग जो समाज के बड़े तबके से हैं। तो जुड़े रहिए विधानसभा चुनावों की 2022 अपडेट के लिए। पब्लिक वाइब, नितिन नामदेव, कुंडा।